गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने भाग 1, भाग 2 देख चुके हैं। भाग 2 में हमने कुछ रिवीजन भी कर लिए हैं। आज हम अध्याय 7वां जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय का तीसरा भाग देख रहे हैं। भाग में हम अध्ययन करने वाले हैं गोंड समुदाय, गोंड राज्यों की प्रशासन व्यवस्था, गोंड समाज में परिवर्तन, रानी दुर्गावती, गढ़कटंगा का पतन, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। तो ये किस प्रकार से हम ये देखने वाले हैं। गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। ये गोंड समुदाय गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे और इनका जो व्यवसाय था वो स्थानांतरीय कृषि करते थे। और विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। तो ये जो गोंड राज्य है तो ये कुलों में बटी हुई थी और प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। तो ये गोंड साम्राज्य है और इसको विभाजित किया जाता था कुलों में और हर कुल में उनका राजा होता था। तो ये हमने इसके पहले भी देख चुके थे कि जनजातीय समुदाय होते थे वो किसी न किसी प्रकार से नातेदारी से बंदिश होते थे या संबंधित होते थे। और जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उस समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे और इस प्रकार से उनका साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा था। अकबरनामा जो बादशाह अकबर द्वारा रचित ग्रंथ है, इसमें गढ़कटंगा के गोंड राज्य में लगभग 70,000 गांव थे, ऐसा उल्लेख। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि गोंड महिला और स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इस तरह से फसल उगाई जाती है। तो इसका मतलब होता है स्थानांतरीय कृषि। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि जिस इलाके में उनको खेती करना है वहाँ के पेड़ काटते हैं, पेड़ों को जलाते हैं। जलाई हुई जो राख होती है वो राख मिट्टी में मिला देते हैं। मिलाने के बाद वो जमीन की सुपीकता बढ़ जाती है। जमीन की सुपीकता बढ़ने के बाद वहाँ फसल लेते हैं। कुछ समय के बाद फसल लेने के बाद वहाँ की उर्वरता जैसे कम हो जाती है तो वैसे ही फिर वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। वही दूसरी जगह पर भी वो जंगल काटेंगे, उसको जलाएंगे, उसकी राख उस मिट्टी में मिलाएंगे और फिर वहाँ उत्पादन शुरू करेंगे, फसल लेना शुरू कर देंगे। और इस प्रकार से जब उसकी उर्वरता खो देती है तो फिर से वो दूसरी जगह चले जाती है। इस प्रकार से जो खेती करते हैं एक जगह पर दूसरी जगह पर जाना, तो उसको बोलते हैं स्थानांतरीय कृषि। गोंड राज्यों की प्रशासन व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। मतलब क्या, जो प्रशासनिक व्यवस्था जो थी तो राजा के हाथ में, जो प्रमुख होते हैं उनके हाथ में आ रही थी। और राज्य बाद में गढ़ों में विभाजित होता था। जो ये गढ़ होते हैं, जो राज्य है उसका गढ़, और फिर गढ़ 84 गाँव में, मतलब एक गढ़ में 12 गाँव, 84 गाँव होते थे। 84 गाँव होते थे एक गढ़ में। और फिर गाँव की इकाइयों में भी विभाजन होते थे जिसे 84 कहा जाता। तो ये 84 मतलब 84 गाँव होते थे। और 84 का भी उपविभाजन बरहतों में होता था। मतलब क्या है, 84 में 12 गाँव का विभाजन किया जाता था, जो जिसको बोलते थे बरहती। तो इस प्रकार से राज्य, गढ़, 84 और बाद में बरहती, इस प्रकार से गोंड राज्यों की प्रशासन व्यवस्था का विभाजन किया जाता था। चित्र में भी हम देख सकते हैं कि नक्शा दिया गया है कि गोंडवाना जो राज्य है वो देखिए किस नदी के, नर्मदा नदी का क्या नदी दिख रही है यहाँ, और ये ताप्ती नदी भी दिख रही है। तो ये जो इलाका था ये गोंड राज्य के नाम से भी जाना जाता था। और ये नक्काशीदार जो दरवाज़ा है गोंड जनजाति जो बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश के इलाके में पाया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हाथी या अन्य कुछ जानवरों की प्रतिमा यहाँ दिखाई देती है जो लकड़ी पर उकेर कर बनाए गए हैं। तो ये एक दरवाज़ा है, दरवाजे के ऊपर इस प्रकार से नक्शी काम वहाँ की गई है। गोंड समाज में भी परिवर्तन आ रहे थे। तो बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। तो किस प्रकार से देखिए, उनका जो मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया।
ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। और इस प्रकार से उन जमाने में ब्राह्मण लोग जिस प्रकार से आदेश देते थे उस प्रकार से सामाजिक रीति रिवाज बन जाते थे, उनके अनुसार ही नियम बन जाते थे। तो ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की। फिर ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं को राजा करके मान्यता प्रदान किया और इस प्रकार से गोंड राजाओं को भी महत्व प्राप्त हुआ, जैसे ब्राह्मणों को महत्व प्राप्त होता था। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत पैदा हो गई थी। और इस प्रकार से गढ़कटंगा के जो गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और वह खुद को राजपूतों के वंशज या राजपूतों के संबंध जोड़ने लगे। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के जो चंदल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। तो इस प्रकार से उनका राजपूतों के साथ रोटी बेटी का भी व्यवहार, उनके साथ नाते संबंध, वैवाहिक संबंध भी प्रस्तावित होने लगे थे। हम बात कर रहे हैं कि रानी दुर्गावती, हमने देखे थे कि दलपत की मृत्यु के बाद, दलपत जो राजा था, दलपत की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली, क्योंकि दलपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हो गया था। रानी दुर्गावती शूर थी और निडर होकर वह अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। 1565 में आसिफ खान जो मुगलों का सेनापति था, इसके नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। तो रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, लेकिन सामना करने के बावजूद उस लड़ाई में वह हार गई और रानी दुर्गावती ने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर पसंद किया और इस प्रकार से वह लड़ते लड़ते ही युद्ध भूमि पर मारी गई। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ ही मारा गया और इस प्रकार से रानी दुर्गावती का जो कटंगा राज्य था, गढ़कटंगा राज्य था, उसका पतन हो गया। गढ़कटंगा का पतन की हम बात करें तो गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था और गढ़कटंगा राज्य ने वहाँ के जो लोग थे वह हाथियों को पकड़ते थे, उसका पालन पोषण करते थे, उसको पालतू बनाते थे, फिर वो दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करते थे। इस प्रकार से उनको खासा मुनाफा भी होता था। मुगलों ने गोंडों को हराया, लूट उनको प्राप्त हुई, वहाँ उनको बेशकीमती सिक्के और हाथी भी बहुतायत में हथियार उनको मिल गए थे, उनको बहुत ही हाथी प्राप्त हो गए थे। राज्य का एक हिस्सा अपने कब्जे में उन्होंने ले लिया और शेष राज्य जो था वो वीर नारायण के जो चाचा थे चंद्र शाह को उन्होंने दे दिया और इस प्रकार से गढ़कटंगा का पतन हो गया। बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और बाद में मराठों के खिलाफ भी उनके संघर्ष असफल रहे और इस प्रकार से गढ़कटंगा का पूर्णतः पतन हो गया और यहाँ गोंड साम्राज्य का भी अंत हो गया। दोस्तों, इस प्रकार से हमने जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय का यह तीसरा हिस्सा हम देख चुके हैं। इसी अध्याय का चौथा हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।